हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका DKB नामक स्टडी चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। शुरुआत हम सरल प्रश्नों से करेंगे। ये रहे ऑप्शन। जो इसका सही जवाब है वो है मौर्य वंश। इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीन है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसका अमात्य हुआ करता था चाणक्य, उसकी सहायता से की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है वो है सी, विशाखादत्त। जो विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरशल या कुलहीन कहा गया था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है। ये रहे हमारे ऑप्शन। जो इसका सही जवाब है वो है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, और एरियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया था। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है बी, राजनीतिक नीतियाँ। और जो अर्थशास्त्र है इसमें सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, विदेश नीति आदि सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। और इसके रचयिता अपने कौटिल्य ही हैं। किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था। ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है बिंदुसार। तो ये सीरियाई नरेश एंटियोकस के राजदूत थे डायमिकस, और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः रूप से बना था। ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब है लकड़ी का। और जो इसके महल मिले हैं वो बुलंदीबाग और कुम्भलहार में मिले हैं, और इसके उत्खननकर्ता थे वो स्पूनर थे। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ये रहे हमारे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख सौराष्ट्र गुजरात से प्राप्त हुआ है, और इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बांध का निर्माण करवाया था। ये बांध और कुछ नहीं, वही सुदर्शन झील है। बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के साम्राज्य के पूर्ववर्ती भाग का शासक था, और इस युद्ध के बाद इसने अपनी पुत्री हेनिला कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और इसके कुछ क्षेत्र थे जिसकी हेरात, मकरान, कंधार और काबुल, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 500 हाथी भी दिए थे। बस ठीक है, लिख लीजिए करा। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है। ये रहे ऑप्शन। इसका सही जवाब वो है डी, प्रियदर्शी। जो अशोक का उसके शिलालेखों में इस्तेमाल हुआ है उसके नाम का, वो देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, राजा इत्यादि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। और जो अशोक नाम मिलता है वो गुर्जरा और मास्की अभिलेख में उसका नाम शुद्ध अशोक ही मिलता है। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस
लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। अरे यार, अभी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी देख लीजिए। ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है मास्की अभिलेख। और इसके अलावा इसका मास्की, गुर्जरा, नेतुर, ओडेलोगोलम में इसका नाम अशोक प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। ये रहा हमारा 11 प्रश्न। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में व्यक्त किया? ये रहा ऑप्शन। और इसका सही जवाब है 7 श्रेणियों में। और चंद्रगुप्त मेगास्थनी था और सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और यह यूनानी राजदूत था। इसने इंडिका की रचना की थी और इसने ही भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया था और ये 7 भाग कर्म आधारित हुआ करते थे, जैसे कि सेनानी, व्यापारी, कृषक, अहिर्या, पशुपालक, इस तरीके के भाग हुआ करते थे। बढ़ते हैं हमारे 12 प्रश्न की ओर। मौर्य परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। मौर्य साम्राज्य में देखे गए थे, ये कुल 18 तीर्थ देखे गए थे। इनमें राजस्व, अंतपाल, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक आदि हुआ करते थे। और जो राजस्व इकट्ठा करता था उसे सम्माहर्ता कहते थे और जो खजांची हुआ करता था उसे सन्निधाता कहते थे। और बाकी आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं। ऐसे कुल 18 तीर्थ हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य के अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? ये रहे हमारे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है वो है पौतवाध्यक्ष। और जो बाकी 3 ऑप्शन है वो है पन्याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था, सीताध्यक्ष, भूमि का अध्यक्ष और सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। और ऐसे कुल मिला के 26 अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें कि रणिका अध्यक्ष, आयुधाध्यक्ष आदि शामिल थे। 14वां प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था। ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों को पता होगा ही। इसका सही जवाब है वो है डी, बृहद्रथ। जो बृहद्रथ की हत्या की थी इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। और इसके बाद मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है और पुष्यमित्र वंश की स्थापना होती है। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। ये रहे ऑप्शन। और इसका सही जवाब है बुद्ध के जन्म स्थान से। और यहाँ पे अशोक ने अपने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी और यही संबंधित ये रोमनदेही अभिलेख है। और लुम्बिनी में इसने जो कर था, भूमि कर था, भू राजस्व कर था, उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था और ये यहाँ का सबसे कम कर माना गया है। सार्थवाक किसे कहते हैं? ये रहे हमारे ऑप्शन। और जिसका सही जवाब है वो है व्यापारी काफिले को। और जो सार्थवाक का वर्णन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये रहे हमारे ऑप्शन। ये बहुत संगतियाँ याद रख लीजिएगा, ये बहुत अक्सर पूछे जाते रहते हैं। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगति हुई थी। इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। इसका सही जवाब है वो है बी, पाटलिपुत्र में। और जो हुई थी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और इसका अध्यक्ष था मुगली पुत्तिश और इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो होती है अजातशत्रु के शासनकाल में। चलो उसके लिए मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इतना टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत का कौन सा राज्य का अंग नहीं है? ये रहे हमारे ऑप्शन। इसका सही जवाब है सी, शत्रु। कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था ये इसकी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दिया गया है, जिसमें कुछ ही अंग लिखे हुए थे इस सप्तांग सिद्धांत के, जो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र।
क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। इसका सही जवाब है वो है ए, 13वें शिलालेख द्वारा। जो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी राजधानी थी तोशली, और अशोक अत्यधिक रक्तपात होने के कारण इसका मन भावनात्मक रूप से परिवर्तित हो गया था और इसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था इसके बाद। और इसको बौद्ध धर्म से शिक्षित करने वाला व्यक्ति था वो था उपगुप्त। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी गलत लिखी हुई है, जो कलिंग युद्ध इस वक्त जो कलिंग का शासक था वो नंदराज खारवेल ना होकर नंदराज खारवेल नहीं था। इस वक्त शासन था अनंत पद्मनाभन। तो आप थोड़ा इसको अपडेट रखेंगे। इस बार जो कलिंग का शासक था इस वक्त वो अनंत पद्मनाभन हुआ करता था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 20वां प्रश्न जो 2 से 15वां लिख गया है शायद। मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी थी। ये रहे ऑप्शन, और इसका सही जवाब है डी, स्वर्णगिरी। और ये मौर्यकालीन व्यवस्था थी, प्रांतीय व्यवस्था थी, 5 प्रांतों में बटी हुई थी, जिसमें उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ और प्राची या मध्य देश। जो उत्तरापथ की राजधानी थी वो थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोशली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और प्राची या मध्य देश की पाटलिपुत्र। और आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। धन्यवाद।